Commerce and accountancy optional in UPSC is one of the top scoring optional. As per the latest UPSC annual report, it is also providing more than 12% success rate, which is way higher than many other optionals. We are providing many free initiatives on commerce optional for the beginners. You can join our Telegram channel and you should follow our YouTube beginner series by the toppers and the teachers. You can also schedule one-to-one mentoring call with me to plan your strategy for the commerce optional. Our courses on the commerce include classroom course, enriched study material, detailed solution of the previous year questions, and the daily answer writing mock test and practice. We are also adding the value through value additions. We are privileged to have Ms. Nipa Manocha with us today, an accomplished individual who secured an impressive All India rank 144 in 2022 Civil Services Examination. Just to brief about Nipa, she comes from the commerce and accountancy background. So she secured rank 8 in the company secretary, All India. And she has scored wonderful marks in commerce optional, 283 marks in civil service exam 2022. I think it was the highest all over India. And it's my privilege that I have contributed in this year's examination. She has used our resources, material, previous year questions, and I contributed through my guidance in this attempt. And I think now it is better that she herself tells about her story. So how's everyone? How's the जोश? तो अभी सर ने मेरे बारे में काफ़ी कुछ बता दिया. तो बैकग्राउंड क्या क्या है? सब बीकॉम ऑनर्स सब ने बीकॉम, ठीक है. अच्छा, सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट कंप्लीटेड. तो फिर यूपीएससी में कैसे? नहीं, ठीक है, बहुत वैलिड चॉइस है, अच्छी चॉइस है. बहुत, मैं तो बहुत इस चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ दैट यू वांट टू टेक द नेक्स्ट स्टेप इन योर करियर. तो दैट्स अ गुड थिंग. उसके बाद अब मेरा ये थोड़ा सा एजेंडा ये रहेगा कि सबसे पहले तो ये मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ. सर ने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है. कॉमर्स स्ट्रीम, एचआरसीसी, सीएस क्वालिफाइड, जेआरएफ. मैंने नहीं बोला था. I missed this point. तभी सर मैंने उसको हाईलाइट करा हुआ है. तो मतलब द रीज़न वाई आई एम शोइंग यू ऑल दिस इज़ बिकॉज कि इतने साल दे के, जैसे सिंस लाइक 2010 आई एम एंगेज्ड विद कॉमर्स. तो अब कैलकुलेट मत करना मेरी एज, ठीक है. तो सिंस 2010 आई एम एंगेज विद कॉमर्स एंड आई हैव लाइक लिटरली गिवन इट अबाउट 12 or 13 years. तो अब उस चीज़ में मैं आपको कैसे इस चीज़ में गाइड कर सकती हूँ. तो आई हैव गिवन 6 attempts एट यूपीएससी, रिटन 3 मेंस, 2 के तो आपको ये पूरे के पूरे मार्क्स हैं, हाईएस्ट थे उस टाइम. दैट्स ऑल ओके. बट द वन थिंग दैट आई रियली वांट टू से इज़ कि मैंने ऐसा है कि घाट घाट का पानी पिया है. तो सारी कोचिंग्स जितनी भी कॉमर्स में मिलती हैं या जीएस में है, मैंने देखी है. ऑल्दो कभी ऐसे फाउंडेशन बैच में कभी बैठी नहीं कि शुरू से शुरू करेंगे. थोड़ा सा टेस्ट सीरीज़ ले ली, गाइडेंस ले ली, सीनियर से बात कर ली. तो माई पर्पस ऑफ बीइंग हियर इज़ टेलिंग यू दैट कोचिंग एंड ऑल इज़ ओके, फाइन. But at the end of the day, what matters is your own perseverance, your own hard work. आप कहाँ तक आगे जाने के लिए तैयार हो. What can you do to be beyond the curriculum that you've been provided with? तो एक चीज़ मैं आउटसेट पे बता देना चाहती हूँ कि जितनी भी तैयारी आपने बीकॉम ऑनर्स सीए में करी है, उसको एक तरफ रख दो. यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, ठीक है. तो वहाँ पर एक बेस आपका बनेगा ऑब्वियसली कि बीकॉम ऑनर्स किया है और सीए में जो प्रिपरेशन की है उससे आपका एक बेस हमेशा बनेगा. बट उसकी एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड तरीके की तैयारी है और ये आप जितना जल्दी सीख जाओगे उतना ही आपके लिए बेटर है. तो इसमें क्या है कि आपको कवरेज बहुत ज़्यादा रखनी है अपनी चीज़ों की, और वो भी बहुत प्रैक्टिकली और इम्पॉर्टेंटली सोचना है कि कैसे मैं कवर पूरा करूं. तो इसके बाद एजेंडा पे चलते हैं कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ. मैंने जैसे मैंने आपको बताया, आई नेवर टुक एनी कोचिंग.
तो मेरा ट्रायल एंड एरर वाला मेथड था कि, और मेरा उस चीज़ में बाइबल यही था कि एक सिलेबस एंड द अदर थिंग आई ट्रस्टेड ऑन वाज PYQs। तो वो आपने कोट सुना होगा कि सिलेबस इंश्योर्स सिलेक्शन, ठीक है। तो वो एक्चुअली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे मेंटर मुझे ये कहते थे कि अपना सिलेबस ना कंठस्थ कर लो, तो दैट अप्लाइज फॉर कॉमर्स एज वेल। बट सिलेबस इज़ वन थिंग, आप उसका जो भी उसमें कंटेंट्स है उसको कहाँ से सर्च करोगे, तो वो बुक सोर्सेज और नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, फिर PYQs क्या है, एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है, और कोटेशन और डायग्राम्स कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन आई विल बी कवरिंग कॉमन मिस्टेक्स दैट आर डन बाय एस्पिरेंट्स। तो इसमें ना मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। अभी ये वाला हुआ अटेम्प्ट, लास्ट दिन था, तो जब पेपर 2 ख़त्म हुआ तो स्टूडेंट्स कॉल्ड मी अप, ही सेड मैम मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो ही वॉज अ वेरी वेरी ब्राइट स्टूडेंट। तो आई सेड कि ऐसा क्या हो गया एकदम से। तो ही सेड कि जैसे कोई भी 5 क्वेश्चन करने होते हैं सेक्शन 1 और 2 में से, तो अब उसने क्या किया था कि क्वेश्चन, उसको पता था कि क्वेश्चन 1 और 5 मैंडेटरी है, ये सबको पता है, जनरल पैटर्न सबको पता है, ठीक है, तो बैकग्राउंड नॉलेज है मतलब। तो 1 और 5 कंपलसरी है। तो उसने क्या किया कि पेपर 2 में से बाकी के 3 कर दिए, 6, 7, 8 कर दिए, और पेपर 1 में से कुछ भी नहीं किया। मतलब उसको ये नहीं पता था कि एटलीस्ट 2 फ्रॉम ईच सेक्शन। तो दिस इज़ वन मिस्टेक। ये अब मुझे भी ये लगा यार ये कौन बताता है, मतलब दिस इज़ लाइक अंडरस्टूड, और ये कोई सोच नहीं सकता कि ऐसी मिस्टेक भी कोई कर पाएगा। सो दिस इज़ वेरी वेरी, मतलब छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, इसको आप पकड़ के रखोगे तो केयरलेसनेस और नेग्लिजेंस की वजह से मार्क्स नहीं खोगे। दिस इज़ वन थिंग। फिर उसके बाद तो दिस इज़ द सिलेबस, ये तो आपके पास हो गई। अब यहाँ से शुरू करते हैं, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ जो इसमें आती है, बहुत सिंपली सिलेबस में लिखा हुआ है, बिहेवियरल साइंसेज एंड इट्स इम्पैक्ट, ठीक है। तो ये इसमें आपको क्या करना है, मैं कुछ ऐसा बता देती हूँ कि क्या करना चाहिए। आप मुझे थोड़ा सा आइडिया दें कि आप क्या कर रहे हैं ऑलरेडी, तो मैं उसको इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में किसने कितना प्रिपेयर कर लिया है, ऐसा रखते हैं ना कि मैं थोड़ा सा लेट्स कीप इट इंटरैक्टिव, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा पहले बता दूंगी, उसमें कुछ आपको ऐड करना है, कुछ डाउट्स है तो आप उसी टाइम पूछ सकते हो, ठीक है। स्टैंडर्ड्स, ठीक है, ठीक है। तो इसमें ना आई वुड सजेस्ट कि बिहेवियरल साइंसेस की जहाँ तक बात आती है ना, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। गेट इन टू फ्रॉम द डे 1 गेट इन टू द हैबिट ऑफ राइटिंग स्टफ। आप लिखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि कितना आपके दिमाग ने अब्जॉर्ब किए और कितना आप उसको पेपर पे रिप्रोड्यूस कर पा रहे हो। देन ये दोनों चीज़ें हो गई कि अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आता है कि टेक्नोलॉजी कैसे इम्पैक्ट करती है अकाउंट्स को, तो वो सारी चीज़ों का भी इसमें से मैं ये कहती हूँ कि थोड़ा सा ChatGPT पे जाओ, देखो, बट वर्ड टू वर्ड कॉपी नहीं करना, ठीक है, क्योंकि ChatGPT सबके पास है। दिमाग लगाना है अपना, इतने साल जो कॉमर्स को दिए हैं, यूज़ दैट इफेक्टिवली। एक पूरा बर्ड्स आई व्यू लो कि क्या क्या कॉमर्स में आता है और कैसे कैसे वो इम्पैक्ट हो सकता है। जैसे साइकोलॉजी है तो वो कैसे अकाउंटिंग में इम्पैक्ट हो रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में एक चीज़ मैं ये बताऊंगी कि ये एक तरह से मैंने एक प्रोटोटाइप दे रखा है कि ये मेरे नोट्स थे। अब आप देख रहे हो कि कितना, ये हाफ ऑफ अ पेज है। तो जब आप नोट्स बनाओ तो ऐसा नहीं करना कि नोट्स कहीं पे सर ने दिए हैं तो उसी को कॉपी कर लिया, उसको अच्छे से पढ़ो, उसका जो सार होता है ना उसको निकालो, उसको फिर ऐसे लिखो कि अगर आपके पास 10 मिनट हो लास्ट के, तो कैसे आप जल्दी जल्दी ब्रश अप कर सकते हो अपने कॉन्सेप्ट्स को। सो मेक इट दैट कॉम्पैक्ट। अब ये तो मैंने लिख दिया कि इतना इतना हमें लिखना है नोट्स में। दिस इज़ द वे यू मेक नोट्स, कि ऐसे डेफिनेशन लिखा मैं थोड़ा छोटा छोटा, एक तरह से पूरे वर्ड्स भी नहीं, क्योंकि आपको पता है आपने क्या पढ़ा हुआ है, आप उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हो। यू जस्ट नीड दोज गाइडलाइंस। तो इसको ऐसे करा, बट इसमें ना एक और चीज़ है इंपॉर्टेंट कि 150 वर्ड्स का ही आएगा ये AS जितने भी लिखने हैं। तो वाई टू इतना ज़्यादा क्यों लिखना है, तो उसके 2 रीजंस हैं। सबसे पहले आपने इतना डेंस करा होगा ना, तो आपके दिमाग में ये होगा कि अगर छोटी सी चीज़ भी आ जाए, जैसे रेवेन्यू में पूछा जाता है व्हाट ऑल इज़ नॉट इंक्लूडेड इन रेवेन्यू, या हाउ टू मेजर रेवेन्यू, तो वो छोटा पार्ट भी आप उसमें से यू कैन आंसर दैट, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि डेफिनेशंस, रिकॉग्निशन, एप्लीकेशन क्या है, मेजरमेंट क्या है, डिस्क्लोजर क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें आप हर AS में आप अप्लाई करोगे और उसी को यूज़ करोगे, उसी फॉर्मेट को। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी सिलेबस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं उसका इतने कॉम्प्रेस में बनाइए नोट्स, और फिर उसको 150 वर्ड्स में
उतारने की कोशिश कीजिए अपने, मतलब एक बार पढ़ लिया, उतार लिया, यू आर डन विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इट्स दैट इजी। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ है कि यू शुड रिमेंबर द नंबर। पिछली बार का किस किसने 2024 का किस किसने देखा है पेपर अभी तक? देखा हुआ है, ठीक है, मतलब यू हैड अ ग्लांस। तो उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है, राइट अ नोट ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। तो नाउ यू हैव टू रिमेंबर द नंबर। अब आई कैन नॉट हेल्प इट, बट इंडेस में अकाउंटिंग, इंडेस में वो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स है और एएस में वो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स है। हैड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट बीन गिवन इन योर सिलेबस, देन यू वर एक्सपेक्टेड टू राइट अबाउट कैश फ्लोज, बट वो दे रखा है। तो एग्जामिनर क्या पूछ रहा है? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। हाँ जी, ओके, हाँ, ये भी रहेगा। तो मैं इसका एक सोल्यूशन दे देती हूँ आपको। एक ब्लैंक पेज लो, उसमें यहाँ एक तरफ इंडेस के नंबर्स और वही एएस के नंबर्स और फिर उसके पर्टिकुलर्स कि क्या क्या वो क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताता क्या है, तो ये कर सकते हो। तो इसको अगर आप अपने स्टडी टेबल के आगे लगा दोगे, यू विल बी, मतलब पहले ऐसा होता था ना कि दे यूज्ड टू टेल कि राइट अ नोट ऑन AS 9 विच इज़ रेवेन्यू, बट अब इस बार कोई कुछ था नहीं, कोई वर्ड नहीं था, तो इधर यू कुड थिंक ऑफ कैश फ्लोज और यू कुड थिंक ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। ये फ्रेंच तो नहीं लग रहा जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, इंडेस, या इट्स बेटर प्रैक्टिस टू डू इट अकॉर्डिंग टू द AS, बट राइट कि ये इंडेस मतलब AS 9 मतलब इंडेस 18, तो इट्स अ बेटर प्रैक्टिस टू राइट। उस पर क्या होता है, आपके पास स्कोप है, ये दिख रहा है कि कैसे चेंज हुआ है, AS 9 में क्या चेंज है। अब ये एक लाइन में भी आपने नीचे ज़रा सा भी लिख दिया ना कि नाउ दिस हैज़ बीन चेंज टू इंडेस एंड दिस इज द चेंज, यू विल गेट एक्स्ट्रा मार्क्स देयर। हाँ हाँ, AS 9 is revenue recognition, हाँ हाँ, but उसका corresponding index is 115, अच्छा, तो वो थोड़ा गलत हो गया। and which is huge. हाँ, आई एग्री, बट व्हाट द एग्जामिनर वांट्स टू नो कि इन जो बेसिक पॉइंट्स है, डेफिनेशन, रिकॉग्निशन, एप्लीकेशन, मेजरमेंट पे, इस पे आपको आता है मैटर कि नहीं आता, वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, बेसिक्स है कि नहीं, वो ये आपका इसलिए डाउट आ रहा है क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंसी का बैकग्राउंड है। वही मैंने पहले बोला ना कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी की एक तरफ है पढ़ाई, मैं CS की भी बहुत पढ़ाई कर चुकी हूँ, तो बट आई नेवर फाउंड कि यार वो रेलिवेंट है, वो बेस बना देगी, बट इसकी जो मेहनत है वो अलग से ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि यू हैव अ एडेड बेनिफिट, अगर आपने वो पढ़ा है, कुछ भी पढ़ा उसके बारे में और कुछ बेसिक पॉइंट्स है कि अच्छा ये ऐसे चेंज होता है, तो देन यू कैन राइट सिंपली अ लाइन इन दैट। तो मैं अभी एक एग्जाम्पल दूंगी, उसमें आपको थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे करना है। सो नाउ दिस इज ये अभी जो डायडमी का टेस्ट था, किसने देखा है ये टेस्ट? किसी ने मतलब पिक्चर नहीं देखा ना? अच्छा अच्छा, तो ये डायडमी के फर्स्ट टेस्ट की ही मैंने आंसर को कॉपी कर लिया थोड़ा सा। तो उसमें ये पूछा गया था कि हाउ इज़ अकाउंटिंग इम्पैक्टेड बाय बिहेवियरल साइंसेस। तो ये कुछ एग्जांपल्स है कि वैल्यूएशन में उसको इम्पैक्ट करेगा बिहेवियरल साइंसेस। जूम, ओके, वैसे ऐसे मतलब ये मैंने शेयर कर दिया है अपने टेलीग्राम पे भी, हाँ, और एक बार मेरा टेलीग्राम ID भी ले लो क्योंकि उसमें काफ़ी नोट्स वगैरह हैं, तो इट इज़ NIPA_commerce, तो उस पर भी मैंने शेयर कर दिया है। तो मतलब ये ऐसे जो मैं आपको ये बता रही थी ना कि पहली चीज़ जो आप यहाँ पर बिहेवियरल साइंसेस और टेक्नोलॉजी है, इसको करोगे कैसे, इसको प्रैक्टिस क्वेश्चन से ही आपको दिमाग में बैठेंगी चीज़ें। जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हो तो आप पॉइंट्स में सोचना शुरू करते हो कि पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि आप जब नोट्स पढ़ रहे हो तो उसमें तो आपने एज इट इज़ पैराग्राफ्स पढ़ लिए। अब पॉइंट्स में यह है कि वैल्यूएशन पे इम्पैक्ट करता है, एक लॉस अवर्जन का टेक्निक यूज़ होती है, ठीक है। फिर डिस्क्लोजर में है कि डिस्क्लोजर सेफ्टी प्रिंसिपल्स के लिए हम जैसे वो कहते हैं ना विच एवर इज़ हाइएस्ट NRV और कॉस्ट, तो उस पे तो एक तरह से सेफ्टी प्रिंसिपल है। फिर बायसेस और ग्रुप थिंक कैसे आ जाता है ऑडिट में, फिर सर ने भी कुछ ऐड किए हैं एस्टिमेट्स के लिए और CSR रिपोर्टिंग के लिए, तो ये सारी चीज़ें आप उसमें से वो कर सकते हो, देख सकते हो। नेक्स्ट, जैसे अभी इंडेस का एग्जाम्पल था कि इन्वेंट्रीज के ऊपर पूछा गया था, तो ये आपको एग्जामिनर को अलग से दिखाना है कि भाई मुझे डेफिनेशन पता है, मैं उसके एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, मुझे ये पता है कि उसकी वैल्यूएशन क्या क्या होती है और उसके कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। दिस इज़ द क्लैरिटी दैट यू नीड। आई एम रियली सॉरी फॉर माई
हैंड राइटिंग, बट वो जल्दी जल्दी में ना यू हैव टू गेट अ हैंग ऑफ थिंग्स। खुद को नहीं अच्छी लगती सर। तो अब आपने ये बता दिया कि उसकी कॉस्ट में क्या क्या है, हाउ व्हाट डज इट नॉट इंक्लूड, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बहुत पॉइंट वाइज बहुत माइन्यूटली सोच के रखनी है, ठीक है। देन एक और चीज़ जो मैंने की थी कि उसका एप्लीकेशन दिखा दिया कि अगर ये एक आइटम है उसका कॉस्ट ये है, ये NRV है, तो किस चीज़ पे उसका वैल्यूएशन होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने कर दी। फिर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स आपने बता दी। एंड दिस इज़ वन थिंग दैट आई वांट टू गिव यू एज अ हैक, कि जब हम पूरा इंडेस लिख लेते हैं तो हमें पता नहीं होता यार कंक्लूजन में क्या लिखें। सो दिस इज़ वन कंक्लूजन दैट यू कैन यूज़ एवरीवेयर, कि जो इंडेस है दैट गिव्स अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस इन वैल्यूएशन ऑफ दिस, या इन रिकॉग्निशन ऑफ दिस, या इन डिस्क्लोजर ऑफ दिस, ठीक है। तो ये चीज़ है, या मल्टीपर्पज़ कंक्लूजन्स बनाओ। ये चीज़ अगर आप बना लोगे तो वहाँ पे ना टाइम नहीं होता सोचने का। अगर ये हैबिट में होंगी चीज़ें तो यू कुड राइट इट बेटर। अब सोर्सेज इसमें जो सर ने दे दिए थे कि कोचिंग मटेरियल PDF मैंने देखा था सर का अच्छा है, उसमें ICAI का मटेरियल भी इंक्लूडेड है, जो भी आपके टॉपर्स नोट्स हैं वो सारी चीज़ें आप यूज़ कीजिए और बहुत ब्रीफ करिए इसको, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि ये यूजुअली क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 1 में आता है। ऐसा भी होता है कि बाद में क्वेश्चन 4 में भी आ जाएगा कभी कभार, बट यूजुअली इट इज़ अ 10 मार्कर विच इज़ इन फर्स्ट क्वेश्चन। अब क्या होता है कि जब हम लिख रहे होते हैं तो आप सब में से किसने कोई कभी पेपर लिखा है कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का, ऑप्शनल का, ठीक है। सो ओके 23। सो हाउ डिड यू गो अबाउट इट, लाइक व्हाट क्वेश्चंस डिड यू अटेम्प्ट फर्स्ट एंड देन व्हाट डिड यू लाइक इन द ऑर्डर डिड यू डू इट? I first attempted compulsory ones. या ओके, And then phase one में it's like I'm more comfortable in having. हाँ हाँ, तो पहले मैंने उनका attempt किया. ठीक ठीक, Then I moved to section B. हाँ। सो दैट्स अ वेरी गुड अप्रोच। तो क्या होता है कि कंपलसरी तो करने ही करने हैं, तो उसमें जब आप अपना दिमाग लगा के लिख लोगे देन यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अदर क्वेश्चंस एज वेल। तो ये क्या होता है कि जब हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो ये वाला जो क्वेश्चन रहता है ना, अगर आपको जल्दी जल्दी कर लोगे ना तो आपके पास टाइम मार्जिन बचेगा। वो बफर जो होता है ना बाद में कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब इसके बाद इसमें कोई डाउट, मैं स्लो तो नहीं चल रही, फास्ट तो नहीं चल रही, ठीक है। फिर उसके बाद शेयर कैपिटल अकाउंटिंग है। इसमें क्या है कि सिर्फ और सिर्फ ना जर्नल एंट्रीज प्रैक्टिस करो कि ये कैपिटल रिजर्व में कितना डल रहा है, फॉर फीचर में कितना डल रहा है, ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ में वहाँ पर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं आएगी। एंड उसके बाद फिर शॉर्ट नोट्स हैं, ये कहाँ गया, उसके बाद फिर शॉर्ट नोट्स हैं कि बोनस, राइट इशूज़, ESOPs, बायबैक। तो इस पे भी ना जैसे 150 मार्क्स के कुछ आप नोट्स प्रिपेयर करके रखो। उसमें क्या क्या इंक्लूड करोगे? एक तो सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने। कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से आपको सबके सेक्शंस याद करने हैं, उसके क्या क्या डेफिनेशन है, क्या क्या कंपैरिजन। अब कंपैरिजन क्या है, पिछली बार क्या आ गया था, राइट इशू बायबैक से कैसे, राइट इशू बोनस से कैसे डिफरेंट है, तो UPSC कंपैरिजन पूछ रहा था। तो ये भी यूजुअली क्वेश्चन नंबर 1 में ही आते हैं। इसके लिए बेटर टू प्रिपेयर अ टेम्पलेट, ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है फाइनल अकाउंट्स के टेम्पलेट्स और ब्राउनी पॉइंट्स इंक्लूड करो। अब मैं पता क्या करती थी कि आई विल गिव यू अ हैक कि प्रैक्टिस के लिए एक पूरा का पूरा वो लॉन्ग फॉर्म में फॉर्मेट बना लिया कि ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के आइटम्स, एसेट्स और इक्विटी, और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने P&L के आइटम्स का वो बना लिया। अब मैं बार बार उसको लिखने बैठूंगी तो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, तो उसी को बार बार मतलब एक तरह से वर्कबुक बना ली, उसी के प्रिंट आउट्स ले लिए कि जो क्वेश्चन मैं कर रही हूँ उसी में बस लिखना, मुझे भरना हो, ठीक है। बट बी श्योर दैट यू रिमेंबर द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। P&L और बैलेंस शीट का अच्छे से रिमेंबर करना है। अब ये होता है कि अदर एसेट्स और अदर लाइबिलिटीज़ में भी ये रहता है कि कौन सा पहले आएगा, तो वो भी उसका भी कोई निमोनिक बना लो, उसको भी कैसे याद रखना है। तो ये ना ऐसी चीज़ें, अभी आप मेरे से पूछोगे ना कि कैसे उसको मतलब वो क्या है, अदर एसेट्स में क्या अरेंजमेंट है, तो मैं अभी भी नहीं बता पाऊँगी। ये ऐसी चीज़ें हैं कि आप उसी एक हफ्ते में रिवाइज कर सकते हो, उसी एक हफ्ते में अपने आंखों के सामने से लेके आओगे जब, तब आपको ये रियलाइज़ होगा कि ये सारी चीज़ें मतलब मैंने की हुई हैं। यू विल गेट दैट कॉन्फिडेंस। अब इसमें मैं क्या करती थी कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए फाइनल अकाउंट्स की। अब मैंने दोबारा जितने मैंने प्रैक्टिस किए हैं इन द वर्कबुक फॉर्म, आई यूज़ टू टेक रेड पेन से, आई यूज़ टू मार्क
कि क्या ब्राउनी पॉइंट, क्या इस पूरे क्वेश्चन को क्यों पूछा गया है। कई बार ऐसे डेप्रीसिएशन दे रखा होता था, ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, उसके बाद आउटसाइड दे रखा है, तो उसकी क्या एडजस्टमेंट एंट्री है, एडवांस टैक्स का और प्रीपेड टैक्स का वो पूरा अकाउंट बनाना है, तो उसकी क्या एंट्री है। तो मार्क, क्योंकि इस पे क्या होगा कि एवरीथिंग इन योर कॉमर्स ऑप्शनल वुड इवेंचुअली बॉयल डाउन टू हाउ मच यू हैव रिवाइज्ड। इफ़ यू रिवाइज्ड वेल यू विल बी एबल टू राइट वेल, सिंपल सी बात है। आप जितने मर्जी नोट्स बना लो, जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, इफेक्टिवली एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ नील बटा सन्नाटा इफ़ यू हैवंट रिवाइज्ड दोस नोट्स, ठीक है। तो रिविजन इज़ वन मोर थिंग। अब इसमें मैं ये भी बोलूँगी कि जितने प्रैक्टिस हो सकते हैं ना क्वेश्चन, वो प्रैक्टिस करो, क्योंकि बैलेंस शीट मैच करने से कॉन्फिडेंस बहुत आता है। मुझे आज तक सपने आते मेरी बैलेंस शीट नहीं मैच हुई, दैट इज़ अ नाइटमेयर। तो बैलेंस शीट मैच करवाओ, ठीक है, देखो कहाँ कहाँ गड़बड़ हो रही है। और एक और वो है कि जब आप स्टार्ट करते हो ना क्वेश्चन, ये मत सोचना कि अरे नहीं मैच हुई तो क्या करेंगे, ठीक है। उसको उस अप्रोच से स्टार्ट करो कि नहीं, ईजी क्वेश्चन है, वी नो इट, वी कैन डू इट, और उस हिसाब से उसको करो। फिर उसके बाद हाँ, अमेलगमेशन अकाउंट में आते हैं। इसमें तो सारे हो ही गए कवर, ठीक है। तो इसमें अमेलगमेशन अकाउंटिंग में क्या होता है कि परचेज मेथड और पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड है, उसके भी अलग अलग हैं कि ट्रांसफरी के बुक्स में कैसे होंगे। ट्रांसफर समझ आ रही है ना सबको, थोड़ा सा तो आइडिया है ना। तो ट्रांसफरी के बुक्स में क्या है, तो उसको ना रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाना है, उसको क्लोज कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। बिकॉज आई वुड नॉट रियली एडवाइस यू टू लीव एनी थिंग फ्रॉम फाइनल अकाउंटिंग, क्योंकि बहुत ईजी है, सबको पता होगा। हाँ जी, ये ट्रू, दैट इज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट। नहीं, मैं जो चीज़ें छोड़नी होंगी ना, जो चीज़ों में एक तरह से आप क्वेश्चन, आप उसके सब्जेक्ट के बारे में कह रहे हैं कि हाँ, तो वो मैं बता दूंगी कौन सी छोड़नी है। इसमें मैं नहीं सजेस्ट करूंगी किसी को भी कि आई एग्री। तो ये तो है, ये रहेगा ही। और इस वजह से मैं ये कहती हूँ कि थोड़ा सा अपने आप को ब्रेनस्टॉर्म करते रहोगे ना, तो यू विल बी इन द प्रोसेस। तो ये नहीं छोड़ना। I'll tell you what to leave and what options you have in the examination, but don't ever leave this because ये बहुत easy आते हैं. The reason I'm saying this, it's a very low hanging fruit. ठीक है. And also the thing is कि अगर आपने ये वाला कॉन्कर कर लिया ना, तो बहुत बेसिक्स आपके स्ट्रांग हो जाएंगे अकाउंटिंग में. फिर यही चीज़ें यहाँ पे भी काम आती हैं फाइनल अकाउंट्स में. तो इंटरकनेक्टेड है. ठीक है. तो ये वाली चीज़ें करनी है. अब इसके लिए आप क्या क्या सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, मैंने तो ये लिखे हैं, बट आप क्या क्या सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं इसके लिए? क्लास नोट्स. ओके ठीक है. बट एक और मैं चीज़ बोलूँगी कि अच्छा, आई डोंट नो इफ़ एनीवन हैज़ एक्सपोजर ऑफ यूट्यूब हियर. तो यूट्यूब से कितने लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं? गुड. और जो ऐसे सीए वाले होंगे वो तो थोड़ा सा ज़्यादा उनका होता है. नीरज गोयल सर हैं, वो थोड़ा रिवीजन में अजीब सी रिवीजन करा, ये आएगा. तो दैट ठीक है, वो भी एक अपना तरीका है. बट यहाँ पे ना एक यूट्यूब पे एक साहिब अकेडमी करके है. यू कैन गो एंड लुक एट द काइंड ऑफ थिंग्स दैट ही हैज़ प्रोवाइडेड. तो उसमें ना क्या है कि बहुत बेसिक से बीकॉम ऑनर्स के लेवल पे, 11th-12th के लेवल पे, तो उसमें बहुत अच्छे से क्वेश्चंस भी सॉल्व करे हैं. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू वुड हैव रेफर्ड द जे.आर. मोंगा करा है. अच्छा, तो जे.आर. मोंगा ना हमारे टाइम पे बीके गोयल की बुक आती थी, वो ज़्यादा बेटर रहती थी, वो बहुत क्लैरिटी लेके आती थी. दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू. बट अगर आपको ऐसा लगता है कि क्लास नोट से आपको अच्छी रिविजन हो गई है, आपको पता चल गया है कि क्या पूछा जाएगा, ऑल्सो रेफर टू PYQs. अगर आपको उससे लगता है सफिशेंट है, तो देन इट्स वेल एंड गुड. ठीक है. ये यूट्यूब का नाम अगर आप देखना चाहें, वहाँ सर्च करना चाहें, तो योर चॉइस. अब उसके बाद ये वाला सेक्शन वो है जहाँ मैं कह रही थी कि एक तरह से चॉइस है. तो कॉस्ट अकाउंटेंसी और टैक्सेशन में है. अब देखो यहाँ पे भी ना एक वो है, सोफीज चॉइस है कि अगर तो आप कॉस्ट बहुत अच्छे से करके जाते हैं, बहुत अच्छे से मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, उसमें मैं ये कंसिडर करती हूँ कि आपको स्टैंडर्ड अकाउंटिंग भी करनी है. तो दैट इज़ द मोस्ट ड्रेडेड थिंग इन कॉस्ट. मैं इतने साल हो गए, मैं मतलब टैकल कर के थक गई हूँ, बट आई कुडंट डू इट. सो आई चोज द बेटर ऑप्शन विच इज़ टैक्सेशन. ठीक है. कितने लोगों ने वैसे यहाँ पे एक्चुअली में अपना टैक्स रिटर्न भरा है? टैक्स रिटर्न भरा है अपना? बढ़िया.
अभी बाकियों की इनकम नहीं होगी तो किसी आसपास वाले का। तो एक मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी, वैसे ही फॉर अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, कि एक बार जाओ टैक्स रिटर्न देखो कि इतना हमें जो एजुकेशन में पढ़ा रहे हैं 11th-12th में जो भी चीज़ें कराते हैं तो उसका क्या रेलेवेंस क्या है लाइफ में, ठीक है। तो एक बार जाके देखो कि कैसे टैक्स रिटर्न भरते हैं। इस बार तो आएगा अभी तो क्या, हाँ मतलब एडवांस टैक्स भरना तो भर सकते हो, बट वैसे अभी आएगा जुलाई तक आता है, तो आप उसको एक बार देखना ज़रूर। ये है कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स हमारा एक ही काम, मतलब जो सोसाइटी सोचती है टैक्स भरना है उसको तो देखो यार, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसमें क्या है, मैं कॉस्ट अकाउंटिंग में मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंक्लूड होती है बट लिखा कॉस्ट अकाउंटिंग ही जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है। सो फॉर अ पर्सन हु हैज़ गिवन 3 मेंस विद कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल, इफ़ यू आस्क मी, आई थिंक थ्योरी इज़ मस्ट, ठीक है। और एज अ पर्सन हु वॉज वेरी स्कैर्ड ऑफ न्यूमेरिकल्स, आई ऑलवेज प्रेफर्ड थ्योरी। तो थ्योरी छोड़ के जाना इज़ योर मिस्टेक। न्यूमेरिकल डिफ़िकल्ट आ जाता है, दैट इज़ ऑन यूपीएससी, पर थ्योरी नहीं छोड़ के जानी। इसकी हर एक थ्योरी इंपॉर्टेंट है। कुछ भी आ सकता है, ZB भी आ जाता है, ज़ीरो बेस बजटिंग, ABC आ जाता है, कितनी बार तो ये सारी चीज़ें रिपीट होती है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, हर चीज़ आपको आनी चाहिए। टाइप्स ऑफ कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, इम्प्लाइड कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, शटडाउन कॉस्ट, सब चीज़ें, इसको थोड़े से नोट्स बनाओ। अब इसमें मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के नोट्स मिल जाएंगे, उसमें पूरी की पूरी थ्योरी मैंने कवर कर रखी है। अच्छा, अब इसके बाद न्यूमेरिकल में मार्जिनल कॉस्टिंग और CVP पे ज़रूर एक ना एक न्यूमेरिकल ज़रूर आता है, तो ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना। दिस इज़ समथिंग दैट यू हैव टू डू। अब प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में देखो ऐसा है, छोड़ो तो फिर पूरा छोड़ के जा सकते हो, बट कॉन्फिडेंस ये रखना कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को अगर मैं छोड़ के जा रही हूँ या जा रहा हूँ तो टैक्सेशन का जो क्वेश्चन आएगा वो मैं निकाल लूँगा, ठीक है। दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग। तो अब उसके बाद पर प्रोसेस में ये क्या है कि प्रोसेस में वहाँ तक कर लेना कि स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनानी पड़ती है ऑन 3 मेथड्स, फीफो और वेटेड एवरेज और एक और है, तो वो 3 मेथड्स कर लेना, वहाँ तक कर लेना। उसके बाद क्या आता है, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। वो क्या होता है कि वो थोड़ा सा एक एडवांस लेवल है। अगर आपने वहाँ तक कर लिया है तो वेल एंड गुड, उसको छोड़ के जा सकते हो इंटर प्रोसेस को। एक बार हुआ था 2021 में, आई गेस, या 2022 में, 21 में हुआ था कि इन्होंने इंटर प्रोसेस प्रॉफिट पे पूछा था, बट दैट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपने ऊपर से भी पढ़ा होता तो आपको आ जाता, तो आप छोड़ के जा सकते हो। मतलब मीनिंग मेरा ये है कि प्रोसेस को वहाँ तक कर लेना बहुत जल्दी हो जाता है, कुछ इतना वो नहीं है। तो आप ये कर सकते हो, प्रोसेस कर सकते हो, स्टैंडर्ड पूरा छोड़ सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम है। पर स्टैंडर्ड में अगर आपको वेंचर करना, Commerce and accountancy optional in UPSC is one of the top scoring optional. As per the latest UPSC annual report, it is also providing more than 12% success rate, which is way higher than many other optionals. We are providing many free initiatives on commerce optional for the beginners. You can join our Telegram channel and you should follow our YouTube beginner series by the toppers and the teachers. You can also schedule one-to-one mentoring call with me to plan your strategy for the commerce optional. Our courses on the commerce include classroom course, enriched study material, detailed solution of the previous year questions, and the daily answer writing mock test and practice. We are also adding the value through value additions. का मन है और टैक्सेशन नहीं हो रहा। टैक्सेशन में क्या होता है, स्टेप मार्किंग होती है, वो भी बता देती हूँ, फिर उसको कंपैरिजन करना ईजी होगा। टैक्सेशन में क्या होता है, एक पूरा का पूरा क्वेश्चन आता है, वो ये पूछते हैं कि इनकी जो है टैक्सेबल इनकम निकालो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि टैक्स फ्रॉम मतलब टैक्सेशन, इनकम फ्रॉम सैलरीज कितना होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना होगा, अदर कितना होगा, डिडक्शंस कितने होंगे। अब अगर आपको वो वाला पूरा क्वेश्चन दे दिया जाए तो उसमें होती है स्टेप मार्किंग। ठीक है, आपको नहीं पता था वैल्यूएशन ऑफ कार कि कैसे मैं करूं, नहीं पता था, कोई बात नहीं, मिस हो गया, बट बाकी सारे स्टेप्स आपने यूज़ कर लिए, डिडक्शंस आपने ठीक से उसको जितनी भी लिमिटेड अमाउंट में अलाउड थी वो दे दी हैं, तो फिर क्या होगा कि स्टेप मार्किंग होगी। अब दिस इज़ ऑलवेज बेटर देन द फैक्ट कि आपने स्टैंडर्ड का कुछ भी नहीं पढ़ा और स्टैंडर्ड पढ़ने जा रहे हो अब आप,
ठीक है, तो ये मैंने यहाँ लिखा है कि दिस पोर्शन रिक्वायर्स इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। तो देखो, हमेशा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि मैं स्टैंडर्ड की तरफ जाऊँ कि मैं टैक्सेशन की तरफ जाऊँ। हाँ जी, स्टैंडर्ड मैंने छोड़ा इस वजह से नहीं था, मेरे पास टाइम नहीं था। स्टैंडर्ड मुझे कभी समझ नहीं आया। हाँ, तो स्टैंडर्ड ये एक्चुअली मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट होता है। बीकॉम ऑनर्स में भी पहले कॉस्ट पूरी करा लेते हैं, फिर जाके मैनेजमेंट अकाउंटिंग में रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्टैंडर्ड करवाते हैं। तो उस टाइम तक ना, नाउ आई रिमेंबर, उस टाइम तक जब हम कॉलेज में भी नहीं कर पा रहे थे ये सारी चीज़ें, क्योंकि टीचर भी इतना ज़्यादा हो जाता है ना, क्या क्या कराएं। और स्टैंडर्ड में भी 3 तरह की चीज़ें हैं। एक तो मटीरियल प्राइस, मटीरियल, लेबर और ओवरहेड्स, ठीक है। तो अब सेल्स वेरिएंस, सेल्स का आएगा तो सेल्स का तो बहुत ईजी है, वो कर लेना, टाइम हो तो कर लेना, नहीं तो कोई नहीं। सेल्स का कर लेना, सेल्स का आ भी जाता है, बहुत ईजी होता है, एंड यूपीएससी एक्सपेक्ट से आपको इतना ईजी तो आता ही होगा। पर मटेरियल और लेबर में क्या होता है ना कि एक चीज़ होती है कैलेंडर वेरिएंस, एक होता है एफिशिएंसी वेरिएंस। फिर जब टोटल आउटपुट डिफरेंट होता है तो उसको एडजस्ट करना होता है, वो रिवाइज्ड करके होती हैं सारी चीज़ें। तो वहाँ तक मत करना। अगर टाइम है तो सबसे पहले सेल्स को पकड़ो, सेल्स हो गया। मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स में ईजी वाले ढूंढो, जो ईजी मैं कर सकता हूँ, ऊपर ऊपर से देख सकता हूँ, कर लो। वो भी टाइम है तो, नहीं है तो क्योंकि और कंफ्यूज हो जाओगे। पता है, ना करके जाने का भी एक फ़ायदा होता है कि आपको पता है ना आपको क्या चीज़ नहीं आती, तो आप दूसरी करोगे फिर। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि वहाँ पे जब आप बैठे हो पेपर देने, वहाँ आप अफोर्ड नहीं कर सकते अपना कॉन्फिडेंस लूज करना। तो इफ़ यू नो थिंग्स, यू नो इट वेरी वेल। इफ़ यू डोंट नो इट, यू हैव द कॉन्फिडेंस टू से इट दैट आई डोंट नो इट। सिंपल सी बात है। फिर हाँ, अब ये चीज़ जो है ये मैं आपको बता रही हूँ, ये एक बहुत ज़्यादा ब्राउनी पॉइंट है एक तरह से कि ये मैंने लिख दिया कि एक्सेप्शन, मतलब ये इजी वाले कर लेना, एक्सेप्शन में इंटर प्रोसेस प्रॉफिट और यील्ड वेरिएंसेस रहने देना। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो, जैसे कॉस्टिंग में ना क्वेश्चन बहुत ऐसे आते हैं कि एग्जामिनर आपसे ये पूछना चाहते हैं कि व्हाई डू यू थिंक कॉस्टिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन आएंगे, बट लोग मैंने देखा है कि ऐसे प्रिपेयर करके जाते हैं कि कॉस्टिंग डिटरमाइन सेलिंग प्राइस, एक्सपोर्ट का कुछ होता है तो आप ये यूज़ कर सकते हो, मेक करें, घर के अंदर बनाएं या बाहर से खरीदें। तो ये सारी चीज़ें तो हैं, एवरीवन इज़ राइटिंग दैट। अब मैं आपको बता रही हूँ कि थ्योरी में कहाँ आपको एक एज लेना है, एक एडवांटेज लेना है। तो थ्योरी में एडवांटेज लेने के लिए आपको क्या करना है कि आपने देखना है कि जो इंडस्ट्री है उसका क्या ट्रेंड है। ठीक है, तो जैसे स्टार्टअप्स हैं, तो स्टार्टअप्स में कॉस्टिंग किस किस चीज़ की हो सकती है। एक तो जो प्रोडक्ट है, बट आप मुझे ये बताओ कि स्टार्टअप्स में कॉस्टिंग हम इस चीज़ की थोड़ी कर सकते हैं। मतलब एक कॉस्ट शीट हम बनाएंगे तो हम इस चीज़ की नहीं कर सकते कि यार फर्नीचर का क्या है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कितने हैं, तो वहाँ वो चीज़ कॉस्ट कम हो जाती है। डिस्कॉम्स हैं, उसमें जो लॉसेज आ रहे हैं उसमें जो कॉस्टिंग की इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे सब्सिडीज़ है, अभी वीट पे एक्सपोर्ट बैन हो गया तो वो सब्सिडीज़ वहाँ पे कम हो गई, या इंश्योरेंस कवरेज बढ़ गया। अभी वो आपने देखा था ना, सूज कनाल में वो फंस गई थी, तो उसकी वजह से इंश्योरेंस बढ़ गया, तो उसकी वजह से कॉस्टिंग बढ़ गई। तो मैं आपको क्या कह रही हूँ कि आपने मैटर वही लिखना है कि वाई इज़ कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट, उसमें मैटर वही आएगा कि डिटरमाइन सेलिंग प्राइस, बट सेलिंग प्राइस में इंश्योरेंस भी तो आता है। तो एग्जाम्पल करके आपने ये लिख देना है कि अच्छा एग्जाम्पल ऐसा हुआ था। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आपका, हो सकता है आपका बैकग्राउंड कॉमर्स का है, but you are an able administrator. Why? Because you are able to think 360 degrees कि कुछ भी हो रहा है तो आप, मैं ये कहती हूँ कि कॉमर्स इज नॉट विद इन द बाउंड्रीज दैट यू लर्न। ये आपको तब भी काम आएगा जब आप इंटरव्यू दे रहे होगे और सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ही पूछा जाएगा कि सर मैम, you've done commerce and accountancy and that's your background, you've done CA, how do you think that it will help in administration? तो वहाँ पे जो आपको ये चीज़ काम आएगी ना, कि आप बताओगे कि सर इट इज़ नॉट ओनली अबाउट पैसा, फाइनेंसेस नहीं है, इट हैज़ ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस ऑन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज इफेक्टिवली मैनेजमेंट। तो आपने उस तरीके से, अगर आप इसी लेवल से सोचना शुरू कर दोगे कि ऐसा है, तभी वो इम्पैक्ट लेके आ पाओगे। ठीक है, तो दिस इज़ वन थिंग दैट यू कैन, और इसमें ना क्या करता है, इसमें ना यू कैन टेक हेल्प ऑफ चैट जीपीटी टू एक्सप्लोर। कभी कभार क्या होता है कि हम कुछ पढ़ रहे होते हैं तो उसका हमें इतना ज़्यादा वो नहीं होता कि यार क्या क्या उसमें ऐड हो सकता है, तो चैट जीपीटी से पूछो, वो कर देगा। मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ कि इस साल या उससे पिछले साल की जितनी भी एक्स्ट्रा मेहनत या वैल्यू एडिशन थी, दैट हेल्प, चैट जीपीटी हेल्प्ड इन दैट। ठीक है, बट उसको डिस्क्रिप्शन से यूज़ करना है, सब एज इट इज़ कॉपी पेस्ट नहीं करना।
फिर उसके बाद टैक्सेशन की बारी आई, उसमें हाँ थ्योरी में आपको ये वाली जो चीज़ें हैं रेजिडेंशियल स्टेटस, सेट ऑफ, क्लबिंग, इन सब चीज़ों का मेक श्योर दैट यू हैव डायग्राम्स प्रिपेयर्ड फॉर इट, ठीक है। क्योंकि वाई आई एम सेइंग दिस कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप डायग्राम्स ही बनाओ, वहाँ पे आपको कैसे भी समझाना है, बट जब आपके इतना हो जाएगा ना कि फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन हो गया, यू हैव अ स्कैरसिटी ऑफ टाइम। और ऐसा होता है कि मैं आपको पिछली बार बताती हूँ 2022 में मेरे साथ ये हुआ था कि 3 मेरे 10 मार्कर रह गए थे एंड द टोटल अमाउंट ऑफ टाइम दैट आई हैड वाज 10 मिनट्स। सो इन 10 मिनट्स आई हैड टू डू 3 10 मार्कर्स। तो अब उसमें क्या हुआ कि सिंस आई हैड मेड दीज इन अ डायग्राम फॉर्म, मैंने सोचा कि अब मैं एक एक लाइन लिखने बैठूंगी, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखने बैठूंगी तो हो गया, फिर तो नहीं कंप्लीट हो सकता। तो आई मेड दोज डायग्राम्स। तो टेल द एग्जामिनर दैट यू नो स्टफ, बट बिकॉज ऑफ द पॉसिटी ऑफ टाइम विच इज़ वेरी रीजनेबल बिकॉज यू हैव टू डू न्यूमेरिकल्स, बाकी के आपको जो जितने भी ऑप्शनल होंगे उसमें ये नहीं मिलेगा। सेकेंड पेपर में भी किसी ने सेकेंड पेपर लिखा है? हाँ, सेकेंड पेपर में आपको लगा कि पॉसिटी ऑफ टाइम है या यू कुड कंफर्टेबली कंप्लीट बिकॉज उसमें कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है ना। न्यूमेरिकल्स में आपको मार्क्स उतने ही मिल रहे हैं बट सोचना डबल है कि, और न्यूमेरिकल्स में ही होता है ना, यू हैव टू चार्ट आउट पहले से, क्योंकि एक बार आपने लिख दिया फिर काटा, फिर तो एग्जामिनर को पता चल गया कि इसको नहीं आता, तुक्के मार रहा है। तो ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। इसके बाद आपने ये अगर इसका थोड़ा सा डायग्राम यूज़ कर लोगे तो इट विल बी हेल्पफुल। प्रैक्टिकल में ये 3 इंपॉर्टेंट है, सैलरी का, डिडक्शन का, अदर इनकम का और हाउस प्रॉपर्टी का। इसके स्टैंड अलोन प्रैक्टिकल भी आ जाते हैं, तो अगर आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग छोड़ रहे हो तो बी प्रिपेयर्ड फॉर स्टैंड अलोन इसमें, ठीक है। इसके भी नोट्स हैं शायद मेरे टेलीग्राम चैनल पे, अगर नहीं होंगे तो देयर इज़ अ डिस्कशन चैनल ऑल्सो, सो यू कैन आस्क कि मैं अपलोड कर दूंगी। और फिर उसके बाद सोर्सेज आपने क्या क्या यूज़ किया इसके लिए? सिर्फ पानी पीने थोड़ा सा, इस अभी टैक्सेशन शुरू नहीं हुआ, अच्छा तो एक सेकेंड। जैसे ही टैक्सेशन शुरू होगा आपकी क्लासेस में, आपने क्या करना है कि एक तो नोट्स आपके पास ऑलरेडी रेडी होंगे, आपने सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे अटैक करना है, उसको देखना है कि उसमें कौन सा थ्योरी पार्ट आया है, उसी थ्योरी का आपने नोट बनाना है अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। ये चीज़ करोगे। और हमेशा मैं क्या करती थी कि जैसे सर ने सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स दे रखे हैं PYQs के, तो जो ये PYQs की बुक है उसमें टैक्सेशन के जब सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स आपको दिख रहे हैं तो उसमें आपने मार्क कर देना है कि अच्छा ये मुझे पता था, कार की वैल्यूएशन कैसी होती है ये मुझे पता है, डिडक्शन कितनी मिलती है प्रोफेशनल टैक्स पे ये मुझे पता है, हाउस प्रॉपर्टी में एनुअल और एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे लगाते हैं मुझे पता है। बट जो चीज़ें मुझे नहीं पता उसको मैं स्टार मार्क कर देती थी कि ये मेरे परमानेंट मेमोरी में चला जाए और जब मैं रिवाइज करूँ उसको तो जल्दी जल्दी वो हो पाए। तो इसमें आपने क्या करना है कि गो फॉर ऑलरेडी सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स टैक्सेशन में, सर ने दिए हुए हैं, अगर जब आपकी क्लास में हो जाएगा तो यू विल बी प्रोवाइडेड विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एग्जाम्पल्स ऑल्सो, तो उसी में मार्क करो। गेट इन टू अ हैबिट ऑफ उसमें कवरेज बढ़ानी है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की वैल्यूएशन है, मेडिकल रीइंबर्समेंट हो गई, फिर आपका रेंट फ्री अकोमोडेशन हो गया, लीव इनकैशमेंट हो गई, ग्रेच्युटी हो गई, तो कैसे कितनी कितनी चीज़ों को याद करोगे ना। तो जो चीज़ें याद आ जाती हैं वो ठीक है, वेल एंड गुड, जो नहीं आ पा रही उसमें तो उसको गो बैक टू इट, रिवाइज एंड देन कम बैक। और इसमें सोर्सेज मैं आपको ये बता दूं कि गिरीश आहूजा और रवि गुप्ता की एक बुक आती है, अजय जैन सर की बुक आती है, बट ऐसा है कि ये दोनों थोड़े से हैवी हो जाएंगे, तो जो आपको मेक श्योर कि जो नोट्स मिल रहे हैं उसी को सफिशेंटली कवर कर लो, ठीक है। एंड डोंट बी बॉदर्ड अबाउट, जैसे हर एक आपने ये देखा होगा असेसमेंट ईयर में वो स्लैब्स चेंज हो जाते हैं, तो डोंट बी बॉदर्ड अबाउट दैट बिकॉज बहुत रेयरली ऐसा होता है यूपीएससी में कि वो टैक्स पूछेगा, वो सिर्फ टैक्सेबल इनकम पूछ रहा है, आपको सिर्फ वहाँ तक आना है, टैक्स इतने ज़्यादा नहीं पूछा जाता, तो डोंट बी बॉदर्ड अबाउट, क्योंकि आई हैव सीन पीपल रनिंग आफ्टर कि अच्छा ये अमेंडमेंट आ गई, वो अमेंडमेंट आ गई, कोई मेजर अमेंडमेंट है, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है सैलरी में, वो 75,000 हो गई, वो मेजर है, वो इट्स योर ड्यूटी टू रिमेंबर दैट, बट बाकी कोई ऐसी चीज़ है तो इट वोंट बी रियली हेल्पफुल फॉर यू इन द लॉन्ग टर्म। अब उसके बाद आते हैं ऑडिटिंग पे, ये तो सीए वालों का फेवरेट है, तो मतलब आई फील कि इसकी भी थोड़ी सी डिफरेंट अगर आप अप्रोच रखेंगे, एक जैसे स्टैंडर्ड अकाउंटिंग के ऑडिटिंग के वो आते हैं डॉक्यूमेंटेशन क्या करनी है, मटीरियलिटी क्या होता है, उसके अलावा मतलब मैं हमेशा ऐसा सोचती हूँ कि एग्जामिनर ना बहुत जनरलाइज इंसान बैठा है वहाँ पे,
मैं ये नहीं सोचती कि वो CA है या वो है, मैं ये सोचती हूँ कि एग्जामिनेशन किस चीज़ का है, कि इफ़ यू आर एबल टू एडमिनिस्टर वेल, UPSC का एग्जामिनेशन है, SEBI का नहीं दे रहे आप मतलब CA का नहीं दे रहे, CS का नहीं दे रहे, आप UPSC का एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो मेक इट वेरी सिंपल फॉर हिम, ठीक है। अगर आप कोई ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या उसमें ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को यूज़ कर रहे हो, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग द नंबर, गिव द नेम एंड व्हाट इट टेल्स यू अबाउट, ठीक है, तो दैट कैन बी यूज्ड। अब देखो इसमें क्या होता है कि एक वो होता है ना कि व्हेन इन रोम डू व्हाट रोमन्स डू, ठीक है, तो कैसे पता चलेगा दैट यू हैव अ बैकग्राउंड ऑफ कॉमर्स। तो इसमें क्या होता है कि गेट यूज टू एक पेज लिया, उसमें जितने भी टेक्निकल वर्ड्स आ रहे हैं ना, ऑडिट से रिलेटेड, फॉरेंसिक्स, इन्वेस्टिगेशन, ऑडिटर इज वॉच डॉग या ब्लड हाउंड, ये सारी चीज़ें आप यूज़ करोगे, उसको एक पेज पे लिख दोगे, तो यू विल गेट इनटू अ हैबिट ऑफ यूजिंग दोज वर्ड्स। तो मैंने ये वर्ड्स वगैरह जैसे ऑडिट एविडेंस है, इंटेलिजेंट इंक्वायरी, स्क्रूटनी, ये सारी चीज़ें, टेस्ट चेकिंग, तो ये सारी चीज़ें मैंने एक उस पर लिख दी। अब मेरे पास कोई भी क्वेश्चन आएगा ऑडिटिंग का, तो मेरा दिमाग ऑटोमेटिकली इन वर्ड्स पे जाएगा और फिर मैं वहाँ से अपना कंटेंट लेके आऊँगी। कंटेंट तो आपको रेडी करना ही है, बट व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन जनरल, एक होता है ना कि उसका जनरल बैकग्राउंड है एक इंसान का, और एक कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे का क्या डिफरेंस है, कि वो वर्ड्स जो यूज़ करता है, जो वोकैबुलरी यूज़ करता है। तो अब इसका एक टेम्पलेट है कि बहुत 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 बार ऐसा होता है कि रिपीटिंग टॉपिक्स पे आता है कि ऑडिटिंग ऑफ अ बैंकिंग कंपनी, ऑडिटिंग ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, चैरिटेबल ट्रस्ट, डिस्पेंसरी, स्कूल, हॉस्पिटल, तो उसके ना आपने कॉमन पॉइंट्स बना लेने हैं कि क्या जनरल में क्या क्या हमने ऑडिट करना है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन को, ट्रस्ट डीड को, इनकम कहाँ से आ रही है, एक्सपेंसेस कहाँ पर हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट किस किस फॉर्म में हो रही है, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, मिसलेनियस। इज एवरीवन एबल टू सी दिस, मतलब ठीक है। तो लीगल केसेस क्या क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें आपने कॉमन पॉइंट्स बना लिए उसके। अब कुछ भी आएगा ना, डिस्पेंसरी, बैंक, कुछ भी आएगा, इन कॉमन पॉइंट्स से आप यूज़ करके उसको कर सकते हो। तो यही मैं कह रही हूँ कि कॉमर्स में सिलेबस बहुत वास्ट है, मल्टीपर्पज़ चीज़ें बनाओ, मल्टीपर्पज़ कंटेंट बनाओ, क्योंकि वहाँ पर यू डोंट हैव टू एक्सेल इन एवरीथिंग दैट यू डू, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ऑडिट का आंसर लिखने जाओ तो इतना ही अच्छा लिख दिया, या फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लिखो तो इतना अच्छा है। यू हैव टू बी अबव एवरेज इन एवरीथिंग, सो दैट शुड बी योर अप्रोच। इसके बाद हाँ, और मैं ये नोट्स बनाने का तरीका बता रही हूँ कि इतने शॉर्ट नोट्स बताओ। अब पूरे के पूरे कंपनी एक्ट के सेक्शंस जितने भी ऑडिट से रिलेटेड हैं एक पेज पे आ गए हैं, आपको बार बार नहीं किसी में जाना। और ये मतलब आप अपनी राइटिंग में बनाओ, जो आपको शॉर्ट हैंड समझ आता है उसमें बनाओ, बिकॉज दिस इज़ द ओनली 2 minutes इज़ ऑल यू गेट टू रीड दिस, ठीक है। उससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला। ट्रस्ट मी, लोगों को लगता है कि GS के बाद जब एक हफ्ते की छुट्टी होती है, मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे, फ्राइडे तक मिलता है, तब हम ये कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। आपने अच्छे से पहले से किया होगा, तब सिर्फ रिवीजन चलेगी, 24 घंटे सिर्फ रिवीजन चलती है तब। फिर उसके बाद यही मैं इसमें ऐसे कह रही थी कि जैसे आपने ऐसा डायग्राम बना दिया, एक बैलेंस दिखा दिया कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म भी होना चाहिए और कंटिन्यूस क्रिटिसिज्म भी होना चाहिए, तो वो कैसे हो सकता है। तो ये चीज़ें लेके आओ, ये अगर वैल्यू एडिशन नोट्स में करोगे तब जाके पेपर में आएगी। और ये एक नई चीज़ है जो मैंने इस बार एक्सपेरिमेंट की थी कि मैंने ChatGPT से पूछा कि कौन से ऐसे सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं जिसमें ऑडिटर के रोल या ICAI की कोई गाइडलाइंस आई हैं। तो फिर ये सारी चीज़ें आ गई, उसमें से मैंने अपने हिसाब से कुछ कुछ सिलेक्ट कर लिए और कुछ कुछ बता दिए, मतलब उसी के अंदर। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम पार्ट 1 ऑफ पेपर 1। टायर्ड? कुछ जा रहा है, कुछ समझ आ रहा है, कुछ अच्छा मतलब वर्थवाइल लग रहा है, ठीक है। अब जो दूसरी चीज़ है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, FMI, अब इसका तो आई कैन नॉट इवन स्ट्रेस कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेरा हमेशा से ये रहता था कि जो 2 क्वेश्चन मैंडेटरी इसमें से होते ही थे, एक एक्स्ट्रा करना होता था, तो मैं हमेशा पेपर मतलब सेक्शन B में से करती थी। सो हैव अ होल्ड ओवर FMI एंड FI, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई कैन नॉट स्ट्रेस द इम्पॉर्टेंस कि अगर 2 पेपर्स में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है तो वो FM है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि डू गेट अ होल्ड ऑन RP रस्तोगी की बुक आती है, डू गेट अ बुक, मतलब उसका बुक ले लो एक बार ना। उससे क्या होता है ना कि बुक में ना साइड बाय साइड लिखा होता है कि अच्छा ये ना CA के पेपर में आया है, ये BCom के पेपर में आया है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस उसमें से अच्छी हो जाती है। यू डोंट हैव टू बाई इट,
लाइब्रेरी में देख लो, लाइब्रेरी में मिल जाएगी, या शेयरिंग बेसिस पे ले लो. बट आई वुड रियली रिकमेंड कि FM के लिए प्लीज़ हैव दैट बुक. वाई रीज़न इज़ कि नोट्स में तो आपका सब कुछ दिया ही होगा, बट नोट्स में ऐसा होता है ना कि बहुत रिफाइंड है, तो उसका क्या कंटेक्स्ट है, वो कहाँ से आ रही हैं चीज़ें, यू नीड टू नो दैट. तो FM के लिए आई वुड रियली सजेस्ट यू. इसके अलावा हाँ, दो चीज़ें वेरी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक NPV से रिलेटेड और एक कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज से रिलेटेड हर बार एक ना एक क्वेश्चन आता ही है. तो कैपिटल स्ट्रक्चर का तो इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, उसको शुरू करोगे ना FM को उसी से करना, उसी के, और उसके बाद ना एक पेज के नोट्स बनाना सीखो. ये जैसे मैंने पूरा का पूरा डिविडेंड का चैप्टर इस एक पेज में, ठीक है, एक ही पेज, दिस इज ऑल यू गेट. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि कॉमर्स का सिलेबस बहुत वास्ट है. वी डोंट हैव द लिबर्टी ऑफ शफलिंग थ्रू पेजेस. अपनी राइटिंग छोटी करके एक पेज में बनाओगे. 5 पेजेस का अगर आपका FM है रेडी, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि बस यही सब कुछ, यही करना है, यही 5 पेजेस है. तो जैसे इररेलेवेंस में MM अप्रोच आ गई, रेजिडुअल थ्योरी आ गई, फिर रेलेवेंस में वॉल्टर गॉर्डन, फिर ये ग्राम एंड डॉट की, और ये सारी की सारी, मतलब इसी में आपने लिख दिया क्या क्या फॉर्मूलाज है, इसी में सब कुछ, चाहे घुचड़ पुचड़ लग रहा है थोड़ा सा, बट ट्राई एंड मेक इट वेरी वेरी डेंस. दैट इज़ वन थिंग. नोट्स के नोट्स बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है. नोट्स वही हो जो लास्ट के, अगर आपको 15 मिनट मिले, क्योंकि जो आपका पेपर होगा सैटरडे को, वो ऐसा होता है कि ये तो पता है ना सबको, हिंदी और इंग्लिश का पेपर होता है. हाँ, तो हिंदी और इंग्लिश का पेपर होता है. अब उसमें क्या होता है ना कि हिंदी एंड इंग्लिश ना बड़ा ईजी होता है, क्वालिफाइंग होता है. तो बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो 1 घंटा पहले ही बैठ चुके हैं करके, दोनों पेपर ख़त्म हो चुके हैं. अब 1 घंटा बैठना तो पड़ेगा आपको, वहाँ से तो निकल नहीं सकते. तो उसमें क्या होता है कि यू हैव एडेड एडवांटेज कि न्यूमेरिकल पेपर है अगले दिन, तो सारे के सारे ना फॉर्मूलेस ब्रेनस्टॉर्म कर दिए. क्वेश्चन पेपर मिला, उसी के ऊपर लिखना शुरू कर दिया, हो गया पेपर, वो तो साइड पे हो गया, क्वालिफाइंग है, उसमें ज़्यादा नंबर चाहिए नहीं, हमें क्वालिफाई करना है. तो उसमें आपने लिखना शुरू कर दिया कि ये मेरे मैं एक्चुअली मेरा पेपर जो होता था 1.5 आवर में हो जाता था इंग्लिश का. तो अब मैं खाली बैठी हूँ, तो मैं पूरा का पूरा OTOB, HRIR, पूरा जितना मेरे दिमाग में जितनी थ्योरीज होती थी मैं पेपर पे लिख देती थी. उससे क्या होता है, आपको जब लिखने की प्रैक्टिस होगी, जब ब्रेनस्टॉर्म करने की आदत होगी, तो आपके लिए वो कम टाइम में, जब आप एक्चुअली पेपर दे रहे हो, तब वो इतना मुश्किल नहीं होगा. ठीक है, अब ये चीज़ है इम्पॉर्टेंट. मैं एक वो बताती हूँ आपको, एक फॉर्मेट कि ये रेशियल एनालिसिस का है. तो रेशियल एनालिसिस करने का क्या तरीका है. सबसे पहले आपने 3 एक तरह से बनाने हैं कॉलम्स. सबसे पहले में आपने रेशियो का नाम लिखना है, दूसरे में फॉर्मूला, तीसरे में उसके पर्टिकुलर्स. ज़्यादा होगा तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा. अब मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि मैम की जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो तो सिर्फ ऐसा होता है कि बना निकालो कि ये रेशियो क्या है, ये रेशियो क्या है, पर हमें क्या एनालिसिस भी लिखने हैं उसकी. देखो, तो यही होता है मार्क्स, जहाँ आपको एडेड एडवांटेज मिल सकता है कि सब रेशो निकाल रहे हैं, सबको पता है कि इसकी ये वैल्यू आएगी रेशो की. बट अगर आप उसमें थोड़ा सा अपना एनालिसिस डाल दो, जैसे EBIT और EPS एनालिसिस आता है, ठीक है, ये ऑपरेटिंग लेवरेज, ये किसी मतलब आपने पढ़े हुए हैं, आइडिया है ना ये सब. तो ये कि इसमें कहाँ तक पहुँचे हैं क्लास में, ये कंप्लीट हो गया. अच्छा, वेरी गुड. तो जो जब भी आप OL या ऑपरेटिंग लेवरेज या ऐसे कुछ निकालते हैं, तो ऑलवेज गिव अ नोट कि कंपैरिजन भी निकाला है, कंपनी A, कंपनी B, कंपनी C. तो गिव अ नोट कि अच्छा कंपनी A का ये ज़्यादा है, इसका मतलब उसकी फिक्स कॉस्ट ऑब्लिगेशन ज़्यादा है. ठीक है, तो उससे क्या होगा, एग्जामिनर को समझ आएगा कि जो चीज़ हमने पूछी थी वो तो इसने दी है, एडिशनल भी दी है. और उससे एक और चीज़ होगी कि बाय चांस आपकी कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, तो एग्जामिनर को ये पता होता है कि नहीं इसको पता है बट इसकी कैलकुलेशन में मिस्टेक है. तो वहाँ पे भी आपका एक इंप्रेशन अच्छा जाएगा, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट इंप्रेशन. क्या इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हो, आपका नाम, आपका कुछ बैकग्राउंड वहाँ पे नहीं है. द ओनली थिंग दैट यू कैन क्रिएट योर इंप्रेशन इज विद योर कंटेंट एंड योर प्रेजेंटेशन. कंटेंट में ये सारी चीज़ें आएंगी जो मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट्स दे रही हूँ कि यहाँ पे ऐड कर सकते हो, यहाँ पे ऐड कर सकते हो. प्रेजेंटेशन आप कैसे करोगे, मैंने कई लोगों को देखा है कि लंबा सा स्केल लेके जाते हैं लाइनें मारने के लिए, कि ठीक है, मतलब यू हैव टू डिसाइड फॉर योर सेल्फ कि कितना नीटनेस लाना है. और नीटनेस को ये नहीं हो कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो अपने टाइम के साथ. ठीक है, तो हैव अ गुड हैंड राइटिंग, जस्ट गिव स्पेसेस बिटवीन वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू कन्वे. तो उससे क्या होता है, मतलब एक पूरा अच्छे से प्रेजेंट हो जाता है, तो एग्जामिनर के लिए भी ईजी हो जाता है रीड करना. आप जितना काम एग्जामिनर का ईजी बना दोगे, एग्जामिनर आपको उतना ही रिवॉर्ड करेगा. ठीक है, अब इसके बाद
ये रेशियो एनालिसिस के ऊपर है। तो कॉमन पॉइंट्स उठाओ रेशियो एनालिसिस के लिए ना, कि अब जैसे एक क्वेश्चन आया था कि डोंट यू थिंक रेशियो एनालिसिस इज़ वेरी मैकेनिकल, कि ठीक है, तो उसमें से कॉमन पॉइंट्स उठाओ कि क्या, एक तो रेशियो एनालिसिस क्या कहता है। तो जैसे ये है कि प्रॉफिटेबिलिटी बतानी है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बतानी है, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी बतानी है, इंटरनल परफॉर्मेंस के लिए चाहिए, मॉनिटरिंग के लिए चाहिए, तो ये सारे कॉमन पॉइंट्स हैं। ये किसी भी रेशियो में यूज़ हो सकते हैं। ये लिक्विडिटी के रेशियो आ रहे हैं, सॉल्वेंसी के रेशियो आ रहे हैं, रेशियो यही बताएगा। अब इसके बाद ना जो चीज़ें डिफरेंट हो सकती है वो कैसे कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था डिस्कॉम्स के बारे में बताया था। तो अब क्या हो रहा है कि उनका जो ये है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो ज़्यादा है, या फिर एसिड टेस्ट रेशियो है, ठीक है। तो ये हर एक उसमें देखो कि जैसे जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग के बारे में आपने बात कर ली, तो वहाँ पर आपका कम होगा, स्टॉक जो होगा वो कम होगा। तो और किस किस चीज़ में स्टॉक्स ज़्यादा होंगे, किस किस चीज़ में कम होंगे। रिटेलर्स हैं अगर कंज्यूमर गुड के, तो उनके जो स्टॉक्स हैं वो ईजिली लिक्विडेटेड नहीं होंगे। टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, उनके पास इतने स्टॉक्स है ही नहीं। तो आप क्या कर रहे हो, आप ये कर रहे हो कि आपको पता है कि एक्चुअली में कॉर्पोरेट में बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या चल रहा है, और आप उसको कॉमर्स से कनेक्ट कर रहे हो। तो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू। वैल्यू एडिशन की बात बता रही हूँ मैं, ठीक है, वो सब करेंगे। आपने सारे के सारे अच्छे से रेशियोज रट लिए हैं, इसके बाद क्या करना है उसके बारे में बता रही हूँ। तो जैसे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, उसमें जो पब्लिक यूटिलिटीज़ आती हैं, टेलीकॉम है, रियल एस्टेट है, इनका बहुत ज़्यादा रहता है। क्यों रहता है? तो अब जब ये क्वेश्चन आया कि रेशियो एनालिसिस बहुत मैकेनिकल है, तो इसका सोल्यूशन क्या है कि रेशियो के जो बेंचमार्क्स हो वो यूनिवर्सल ना हो। हम कहते हैं डेट इक्विटी रेशियो 2:1 ही अच्छा है, उससे ज़्यादा होगा तो कंपनी है रिस्की। बट कई ऐसी कंपनीज होती है जिनको इतना ज़्यादा डेट उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए अलग रखो ना रेशियो, तो बेंचमार्क्स अलग रखो। तो ये वाला क्वेश्चन जैसे एक मतलब ये मैं आपको जो बहुत नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग दैट इट्स वेरी वेरी मतलब बहुत डिटेल में मैं बता रही हूँ, बट मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज यू हैव टू थिंक ऑन दोज लाइन्स। अगर मैं एक भी एग्जाम्पल लेके उठा दूँ तो आप अपने आप बाकी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये है, जैसे अब आपने करेक्ट करना है ग्रॉस प्रॉफिट को ऑपरेटिंग प्रॉफिट से, फिर नेट प्रॉफिट से। तो इसमें क्या है, आपकी प्रोडक्शन एफिशिएंसी है, इसमें आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, और इसमें आपकी जो प्रॉफिट का डिवीजन है उसकी एफिशिएंसी। तो ये सारी चीज़ें आप बताओगे। ये एक क्वेश्चन है, जैसे मैंने बताया कि रेशियो एनालिसिस इज़ वेरी मैकेनिकल। तो ये है पोस्टमार्टम एनालिसिस होता है, इनफ्लेक्सिबल है कि क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन को ही कंसिडर करेगा, क्वालिटेटिव को नहीं करेगा। तो बट इट इज़ स्टिल इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये एक और आंसर राइटिंग का एक नमूना है कि व्हाट ऑल द एग्जामिनर इज एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ यू। वो अगर ये पूछा कि वो मैकेनिकल है, तो वो ये नहीं पूछ रहा कि हमें पता है कि वो मैकेनिकल है, आप ये बताओ कि मैकेनिकल होने के बावजूद वो कैसे इंपॉर्टेंट है, और अगर वो मैकेनिकल है तो उसको फ्लेक्सिबल कैसे किया जाए। तो ये तीनों पार्ट्स कवर करने की, इट्स मैकेनिकल, हाउएवर इट इज़ इम्पॉर्टेंट, और फिर उसके बाद आपने बताना है कि इसमें कैसे उसकी इनफ्लेक्सिबिलिटीज़ को अवॉइड किया जाए। कैसे किया जाए कि इंडस्ट्री बेंचमार्क सेट करो, कॉम्प्रिहेंसिव रेशियो करो, कि ये ना हो कि आप सिर्फ डेट इक्विटी के पीछे भाग रहे हो। फिर उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन गाइडलाइंस फॉर मैनेजमेंट अलग से, और फिर उसके बाद जनरेट करो अवेयरनेस। तो ये बहुत कॉमन पॉइंट्स हैं। अगर आपने वो टच भी कर दिया ना टॉपिक, ये अगर इतने सारे पॉइंट ना लिखे, एक पैराग्राफ में आपने दे दिया कि उसको कैसे फ्लेक्सिबल बनाया जाए, देन ऑल्सो एग्जामिनर विल गिव यू मार्क्स, ठीक है। और एक ये ना आई हैव शेयर्ड दिस PDF, तो जो मैंने इसमें कंक्लूजन्स लिखे हैं ना, डू गो थ्रू दैट बिकॉज दे आर मल्टीपर्पज़ कंक्लूजन्स। आप खुद जब उसमें से देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये कहीं पे भी यूज़ हो सकता है। सो दिस इज़ वन। फिर FMI का है, इसका क्या स्टेटस है क्लास में? नॉट स्टार्टेड, ओके। सो FMI इज़ वेरी वेरी ईजी बेसिकली। इसमें डायड में कहीं मटीरियल मैंने भी रेफर किया था, तो सर का एक हैंड रिटन नोट्स है इसमें, तो दैट वुड बी सफिशिएंट। इसके अलावा ओके, सो इसके अलावा क्या है कि करंट अफेयर्स इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंश्योरेंस मार्केट, म्यूचुअल फंड्स मार्केट, रेगुलेटर्स, SEBI, IRDA, PFRDA, तो ये सारे के सारे जो रेगुलेटर्स हैं उनके करंट अफेयर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ये आपको इंटरव्यू में भी काम आएगा। इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो आप इकोनॉमिक सर्वे से भी उठा सकते हो, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में पिछली बार एक बहुत बड़ा आर्टिकल आया था इंश्योरेंस के बारे में। वो अगर आप ये दिखाओगे ना एग्जामिनर को कि हमें इकोनॉमिक सर्वे का भी नॉलेज जो है अपने कॉमर्स उसमें लगा सकता हूँ, तो एडिशनल मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू यू। फिर इसके लिए एक IBEF की वेबसाइट है, उस पर भी आप यूज़ कर सकते हो। और एक मैं ये बात बताना चाहूँगी कि टेम्पलेट्स फॉर रिपीटिंग क्वेश्चन, क्योंकि हर साल ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट और प्राइमरी मार्केट। तो
ये वाली जो चीज़ें हैं ना वो आपने ऑन योर टिप्स होनी चाहिए। वो मैं वही वाला फंडा बताऊंगी कि उसको टैबुलेट करो। टैबुलेट करोगे, इस बार तो एज इट इज़ पेपर में पूछा है कि उसका एक डायग्राम बनाओ, ठीक है। 2024 का पेपर देखना, उसमें डायग्राम के ही थ्रू पूछा गया, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। फिर उसके बाद हाँ, ये वाला इस बार सर ने क्वेश्चन दिया था कि फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स क्या क्या हैं, तो उसमें आपने खुद दिमाग लगाना है कि कौन सी कंडीशंस ऐसी आई कि जिससे हम फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स लाए और रिफॉर्म्स क्या क्या इनिशिएट हुए, पर अभी हमारा जो काम है वो पूरा नहीं हुआ, तो और हम कौन से फॉर्म जो है रिफॉर्म्स वो लाना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने थोड़ा सा हॉलिस्टिकली सोचने की आदत डालो, ठीक है। मैटर इसमें जो अब आप ये एक्सपेक्ट करो कि इंश्योरेंस के बारे में अगर पूछा है और उसका आपको CAGR तक याद हो, तो वो नहीं पॉसिबल। मैटर नहीं मिलेगा इसमें। आपको क्या करना है, इसमें बहुत जनरलाइज्ड और एक ओवरव्यू लेना है, ठीक है। तो आई थिंक दिस कंप्लीट्स द पेपर 1। कोई डाउट वगैरह? थक गए सारे? हाँ जी, ओके। फॉर FMI, FM का ना, हाँ, तो वही मैं कह रही हूँ कि देखो नोट्स आपको हर जगह के अलग अलग मिलेंगे, टॉपर्स के भी सब अलग अलग नोट्स हैं, बट उसको आपको एप्लीकेशन अपनी तरफ से करनी है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जैसे आपसे पूछा जाए कि MM एनालिसिस है, उसकी क्या आपको नहीं लगता कि अजम्पशंस बहुत फ्लॉड हैं? तो फॉर दैट यू हैव टू हैव दैट आइडिया कि MM जो है अजम्पशन वो क्या क्या कहती हैं। तो अगर आपने वहाँ से एप्लीकेशन कर लिया ना, एप्लीकेशन कैसे होगा, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही होगा। आपको ये पता चल जाता है कि UPSC किस एक्सटेंट तक पूछ रहा है, बिकॉज CA में, CS में, BCom ऑनर्स में हम बहुत ऐसी रिडंडेंट इररेलेवेंट चीज़ें करते हैं जो कि UPSC नहीं पूछ रहा, और वो आइडिया सिर्फ UPSC आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही दे सकता है, ठीक है। तो ये अपना डिस्क्रिशन हमेशा रखना। न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं ना सब, तो कैसे पता चलता है कि ये जो मर्डर डकैती की न्यूज़ आई है वो इतनी रेलेवेंट नहीं है, अनलेस कि उसमें CBI की इंक्वायरी है, फिर आप CBI के बारे में पढ़ते हो, फिर आप उसके बारे में नहीं पढ़ते। वो आपका डिस्क्रिशन है ना, इतने साल आपने एफर्ट लगाया है, उसको समझा है सब्जेक्ट को, तब आपको पता चला है ना कि न्यूज़पेपर में ये नहीं पढ़ना, ये पढ़ना है। तो ऐसे ही कॉमर्स के साथ है कि अगर आप नोट्स तो हर जगह के मिल जाएंगे, नोट्स आपके खुद के होंगे। BCom ऑनर्स वाले कितने नोट्स संभाल के रखे हैं आपने? संभाल के रखें किसी? हाँ, तो वहाँ से भी आपको मिल जाएंगे, पर उसमें से भी आपको देखना है कि क्या क्या मैंने इसके लिए पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना, ठीक है। तो एक अलग डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? ठीक है। Commerce and accountancy optional in UPSC is one of the top scoring optional. As per the latest UPSC annual report, it is also providing more than 12% success rate, which is way higher than many other optionals. We are providing many free initiatives on commerce optional for the beginners. You can join our Telegram channel and you should follow our YouTube beginner series by the toppers and the teachers. You can also schedule one-to-one mentoring call with me to plan your strategy for the commerce optional. Our courses on the commerce include classroom course, enriched study material, detailed solution of the previous year questions, and the daily answer writing mock test and practice. We are also adding the value through value additions.